बिहार के गौरवशाली मानचित्र में उत्तर पश्चिम सीमा पर सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला के साथ अवस्थित है चंपारण। चंपा अरण्य यानी चंपा के फूलों का वन चंपारण। हिमालय की शिवालिक श्रेणी की इन पहाड़ियों तथा गंडक नदी के बाएं तट के विस्तृत वनों में ही बाघों का निवास स्थल है, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। साथ ही ये वन विभिन्न वन्य जंतुओं, अनेक वृक्ष प्रजातियों और अन्य प्राकृतिक वनस्पति और जड़ी बूटियों का भंडार है। प्राकृतिक छटा में यह वन बिहार में अद्वितीय है। तभी तो इस जंगल की रमणीयता को ध्यान में रखते हुए कवि बम बहादुर सिंह नेपाली जी ने चंपारण को कश्मीर की संज्ञा से विभूषित किया है। 900 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार का सबसे खूबसूरत जंगल है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर बाघों की संख्या लगभग 22 है, जो पिछले साल कैमरा ट्रैप के माध्यम से जो सर्वेक्षण कराया गया उसमें पाई गई है। लेकिन यहाँ केवल बाघ ही नहीं, यहाँ जाकर आप असंख्य तरह के अन्य वन्य प्राणियों का भी दर्शन कर सकते हैं। कई तरह की चिड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिल सकती है और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अपने आप में अतुलनीय है। बिहार में खासतौर पे जो वर्तमान बिहार है, वहाँ पर इस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। चंपारण के चरणों को स्पर्श करती नारायणी भी चंपारण के अतीत की साक्षी है। नेपाल में सप्त गांडवी कहलाने वाली नारायणी, जो भारत में प्रवेश कर नारायणी से गंडक हो जाती है। हिमालय के मध्यवर्ती क्षेत्र कुतांग और मन्नांग कोट से निकलकर नेपाल बिहार सीमा के पास सोनहा और पंचनद नदियों से इसका संगम त्रिवेणी नामक स्थान पर होता है। यहां से गंडक नदी बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा तय करके अंत में सोनपुर के पास हरिहर क्षेत्र में गंगा में एकाकार हो जाती है। त्रिवेणी संगम से लेकर हरिहर क्षेत्र तक गंडक के तट पर सैकड़ों घाट और पावन तीर्थ स्थल हैं। सोमेश्वर की तलहटी से सहस्त्रों जलधाराएं फूटती हैं। इनमें से अधिकांश जलधाराएं बूढ़ी गंडक के रूप में परिणत हो जाती हैं और उत्तर बिहार की लंबी यात्रा तय करती हुई खगड़िया के निकट गंगा में आकर विलीन हो जाती हैं। इनके तट भी वनों, घाटों और तीर्थ स्थलों से भरे पड़े हैं। अनंत काल से गंडक चंपारण की भूमि को सिंचित करती रही है। इसकी लाई हुई जलौद मिट्टी से आज चंपारण की धरती धन धान्य से हरित पुरित है। नारायणी से निकली नहरें चंपारण ही नहीं, सारण के खेतों में भी सोना उपजाती हैं। यहाँ के पन बिजली घर का टरबाइन भी नारायणी के जल को मथकर ही विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। गौरवमयी चंपारण का प्राचीन इतिहास वैदिक काल से ही आरंभ होता है। वैदिक साहित्य सहित हमारे पौराणिक महाकाव्यों के इसके विभिन्न स्थानों पर उल्लेख हैं। यह रामायण के प्रथम रचयिता महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि रही है। चंपारण की धरती प्रारंभ से ही नदियों की कलकल ध्वनि के साथ साथ मंदिरों में होने वाले शंखनाद से गूंजती रही है। चंपारण 2 हिस्सों में बटा है, पश्चिमी चंपारण एवं पूर्वी चंपारण। टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 5229 वर्ग किलोमीटर है और यह बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। पश्चिम चंपारण जिला तिरहुत प्रमंडल का एक हिस्सा है और बेतिया इस जिले का मुख्यालय है। बेतिया बाहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा है वाल्मीकि नगर, जिसका उपनाम भैंसालोटन है। वाल्मीकि नगर नेपाल की सीमा को लगभग स्पर्श करता हुआ एक छोटा सा कस्बा है, जहां आबादी कम है और वो भी अधिकांशतः वन क्षेत्र के अंदर है। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा की
और निलहे किसानों की अंग्रेजों द्वारा की जा रही दुर्दशा के विरुद्ध यहां से ही गांधी जी के सत्य के प्रति आग्रह यानी सत्याग्रह का शंखनाद हुआ। बेतिया में राष्ट्रवाद के अंकुर फूटे, गांधी जी की जीत हुई, निलहे किसानों को राहत मिली, कानून पास हुआ और बेतिया ऐतिहासिक दस्तावेजों में अमर हो गया। वाल्मीकि अभयारण्य के वनों के समीप गौनाहा प्रखंड में भितिहरवा में उस वक्त से गांधी यहां के जुड़ाव का प्रतीक हैं। दरअसल स्वतंत्रता के पूर्व पश्चिमी चंपारण का समस्त वन क्षेत्र बेतिया राज और रामनगर राज के स्वामित्व में था। सरकार ने 1950 ईस्वी में रामनगर राज के वनों और 1953-1954 में बेतिया राज के वनों को बिहार प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक्ट 1947 के तहत अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी दौरान जमींदारी व्यवस्था समाप्त होने पर इन वन क्षेत्रों का स्वामित्व बिहार राज्य में निहित हो गया। इसके बाद इन वनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत सुरक्षित वन घोषित कर दिया गया। 1953 से 1964 तक विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा लगभग 901 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र तत्कालीन चंपारण जिला में राज्य सरकार के स्वामित्व में आ गया। 1974 में पूरे जंगल क्षेत्र को बिहार राज्य वन विकास निगम को लीज पर सौंप दिया गया, जिसमें जंगलों का प्रबंधन के साथ साथ वाणिज्यिक उद्देश्य भी सम्मिलित थे। इसी समय देश में वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ी और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया। पश्चिमी चंपारण के ये वन वन्य जंतुओं के संरक्षण क्षेत्र के लिए पहचाने गए और वन विकास निगम के अधीन रहते हुए भी 1978 में जंगल के मुख्य रूप से पश्चिमी हिस्से में लगभग आधे भाग 461 वर्ग किलोमीटर को इस अधिनियम के अंतर्गत वन्य प्राणी आश्रयणी के रूप में घोषित किया गया। इस आश्रयणी का नाम वाल्मीकि वन्य प्राणी आश्रयणी रखा गया। समय के साथ इन वनों की वन्य जीव संबंधित महत्ता स्थापित हुई। वर्ष 1990 में 419 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त वन क्षेत्र इस आश्रयणी में जोड़ दिया गया और उसका कुल क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर हो गया। वर्ष 1978 में ही पश्चिमी चंपारण के मुख्य जंगल से दूरस्थ बेतिया के समीप गंडक नदी के कछार क्षेत्र में करीब 9 वर्ग किलोमीटर में फैले वन और सरैयामन झील को उदयपुर वन्य प्राणी आश्रयणी के रूप में घोषित कर दिया गया। 5 दिसंबर 1990 को इसी अभयारण्य में से 335.64 वर्ग किलोमीटर भूभाग वाल्मीकि नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया। अब लगभग समस्त वन क्षेत्र वन्य प्राणी आश्रयणी के रूप में परिणत हो चुके हैं। इन वनों को बाघ और अन्य वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए देश के महत्वाकांक्षी टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित होने के लिए उपयुक्त पाया गया। 1992 ईस्वी में इसे भारत सरकार के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत देश का 18वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसकी जो डिविजन्स थी, इसकी सैलरी की पेमेंट वगैरह सब प्लान हेड से हुआ करती थी। माने इसके पैसे आते थे भारत सरकार से, तो भारत सरकार से पैसे आने में और राज्य सरकार से इसको सैंक्शन होते होते मार्च के महीने में जाकर के स्कीम सैंक्शन होती थी। नतीजा ये था कि फील्ड स्टाफ को साल में एक बार मात्र तनख्वाह मिलती थी और ये एरिया डकैतों से भी ग्रसित था। लेकिन इतने बड़ी कठिनाइयों के बाद भी हम लोग की फील्ड स्टाफ बड़े ही लगन से इस एरिया का प्रोटेक्शन किए हैं और ये डेवलप होने में इन लोग का बहुत बड़ा ही योगदान रहा है। राज्य के विभाजन के बाद 2002 में सभी डिविजन्स को नॉन प्लान हेड में आई, जिसके कारण स्टाफ को रेगुलर सैलरी मिलने लगी और 2005 में योजनाओं के स्वीकृति की प्रक्रिया को चेंज किया गया, जिसके चलते भारत सरकार से जो भी सीमित राशि मिलती थी वह फील्ड में तुरंत मिलना शुरू हो गई। 2006 में NTCA बनने के बाद सपोर्ट
भारत सरकार का सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बढ़ गया और आज NTCA का सपोर्ट ही है कि हम लगभग 150 से 200 टाइगर ट्रैकर्स को हम लोग एम्प्लॉय कर पा रहे हैं, जो इसके सुरक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। वर्ष 2006 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में बाघ के संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की गई। इस क्रम में वर्ष 2012 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कोर एरिया और बफर एरिया को भी चिन्हित कर दिया गया। अब लगभग 600 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है जहां मानवीय क्रियाकलाप पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। शेष 300 वर्ग किलोमीटर के बफर क्षेत्र में मानवीय क्रियाकलाप वन्य जंतुओं के हित में नियंत्रित किए जाते हैं। 2013 की अधिसूचना के अनुसार कुल 898.93 वर्ग किलोमीटर टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन के लिए और उसमें क्षेत्र के समुदाय की सहभागिता के लिए हाल में वाल्मीकि व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना हुई। टाइगर रिजर्व का परिवेश स्थलाकृति, वनस्पतियों और वन्य जीवों की विविधताओं के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को भी समेटे हुए है। असीम प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे दोनों पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य 28 छोटे छोटे गांवों कस्बों का अद्भुत विस्तार है। सुनी थारू धांगड़ के बयान ये बहिनी, सुनी थारू धांगड़ के बयान। राजस्थान के थारा एरियावा में पड़ल जब भारी अकाल, तहिए से थारू भागी के यहाँ अइले, ई जंगल रहे बियाबान ये भाई। और उनमें रहने वाली थारू जनजाति यहाँ की मुख्य जनजाति है। हिमालय के तराई क्षेत्रों में इस समुदाय की बसावट को लेकर इतिहास में कई तथ्य हैं। कहा जाता है कि यह समुदाय राजस्थान से आकर लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमालय की तराई क्षेत्र में जा पहुंचा। कृषि इनका मुख्य पेशा है और चावल इनका पसंदीदा भोजन है। चावल गेहूं की फसलों के साथ गन्ने की महक से ये पूरा क्षेत्र गुलजार रहता है। थारू जनजाति के लोग मांसाहारी हैं तथा मुर्गा, सुअर का मांस, घोंगा और मछली बड़े चाव से खाते हैं। थारू भोजपुरी बोलते हैं और हिंदू देवी देवताओं की आराधना भी करते हैं। यहाँ का सोफा मंदिर मुख्य आराध्य स्थल है। रामनवमी इनका मुख्य त्योहार है। यहाँ रहने वाले थारू नेपाल निवासी थारू जनजाति के साथ सामाजिक रिश्तों को भी जीते हैं। इनकी लगभग 2.5 लाख की आबादी है। थारू के अलावा वाल्मीकि वन्य क्षेत्र में अन्य जनजातियां भी हैं जो सामूहिक रूप से धांगर कहलाती हैं, जिसका मतलब है मजदूर, श्रमिक। धांगर में 4 जनजातियां शामिल हैं: उरांव, मुंडा, लोहरा और भुइयां। धांगर लोग छोटा नागपुर पहाड़ियों से कृषि मजदूर के रूप में इस क्षेत्र में लाए गए थे। हर एक धांगर जनजाति की अपनी अलग प्रांतीय भाषा है और इन्हें अपने परंपरागत त्योहारों से बेइंतहा लगाव है। फिलहाल यहाँ इनकी आबादी लगभग 50,000 की है। इनके अलावा बैजियान समुदाय के लोग भी वाल्मीकि नगर की सांस्कृतिक विविधता की डोर थामे हुए हैं।
ये बाहर से आए हैं और कृषि कार्य एवं गांव में रहकर छोटे छोटे व्यापार में लगकर जीवन की गाड़ी खींच रहे हैं। वाल्मीकि नगर की पहचान इसके जंगलों से है। यहाँ के जंगल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक मनभावन स्थल है। प्रकृति के कई रंगों को समेटे यह जंगल पर्यटन प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है। पर्यटन भी इस विशाल जंगल की पैदल यात्रा कर दिलो दिमाग पर कुदरत के हस्ताक्षर समेटते चलते हैं। आसमान छूने की प्रतिस्पर्धा करते साल वृक्षों के विशाल साम्राज्य में चहलकदमी करते ऐसा लगता है मानो आप किसी किले से होकर गुजर रहे हैं। यहां चारों ओर बिखरा पड़ा है यह अद्भुत नजारा। गनौली और हरनाटाड़ के जंगलों में नदियों एवं जलधाराओं की गोद में वन्य पशुओं की भारण स्थली, मदनपुर रेंज में गंडक नदी के किनारे किनारे स्थित जंगल युक्त दलदली क्षेत्र और रघिया रेंज में मात्र 1000 फीट की ऊंचाई पर सांस लेता चिरपाइन का जंगल अपने आप में विलक्षण है। इस इलाके में वन क्षेत्र ज्यादा होने के कारण औसतन 200 से 240 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो वर्षा ऋतु के दौरान पूरे क्षेत्र को जलमग्न बना देती है। छोटी छोटी कई बरसाती नदियां इस क्षेत्र से गुजरती हैं और इनके गुजरने का एहसास दिन के समय तो बाहर गांव कस्बों की दिनचर्या के शोर में दब जाता है, लेकिन रात के वीराने में इनकी कल कल ध्वनि पूरे क्षेत्र को अपने बहते रहने का एहसास कराती हुई लोगों को यह संदेश देती है कि रात्रि विश्राम के बाद तुम्हें फिर चलना है, जीवन के साथ बहना है, क्योंकि जीवन चलते रहने का, बहते रहने का ही नाम है।